बहुत लंबा हो गया है टॉपिक ये। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, ठीक है। तो देखो अभी जैसे 2011 का जनगणना देखेंगे ना, तो भारत में करीब 32% जनसंख्या शहरों में रहती है और देश के जीडीपी का ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूशन उसका होता है शहर का। मैंने कुल जीडीपी में सकल घरेलू एक साल का जो उत्पादन होता है उसमें जो शहर की भागीदारी है वो ऑलमोस्ट 40% है। जनसंख्या कितनी रहती है? 32%। आने वाले दिनों में ये उम्मीद है जब कि ये जो शहरी जनसंख्या है 2030 की बात अगर करें तो उसमें ये बढ़ के कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 40%, 32 बढ़ के 40 हो जाएगा और जीडीपी में इसका भागीदारी ऑलमोस्ट 75% हो जाएगा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, अर्बन डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो उनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जीडीपी में भागीदारी इनकी क्या हो जाएंगी? 75% हो जाएगा और शहरी जनसंख्या की भागीदारी भी बढ़कर के 40% हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप शहरों का विकास नहीं करते हैं तो शहर का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो उसका एक तरह से कहा जाए कि जो सोशल सेक्टर्स हैं जिसमें हेल्थ एजुकेशन आता है, ठीक है, और उसी तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन का सारा ढांचा है, या कमर्शियल एक्टिविटी व्यावसायिक क्रियाएं हैं, या उत्पादन की क्रियाएं हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ये सारा का सारा कोलैप्स कर जाएगा। गवर्नेंस में भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हो जाएंगी, जिसको जहां मर्जी जो अब कहाँ कहाँ घूम के आप पनिशमेंट देते रहेंगे, तो ये बातें हो जाएंगी। तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं आ जाएंगी, गवर्नेंस पूरी तरह से फ्लॉप कर जाएगा। प्लस क्या वो जो शहर होगा वो शहर इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए ऊर्जा की आवश्यक, एनर्जी रिक्वायरमेंट, उसके वेस्ट मैनेजमेंट आखिर कहाँ करेंगे? वेस्ट उसको वेस्ट लेके कहाँ रखेंगे? तो वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये सब चीज़ें पूरी सिस्टम कोलैप्स कर जाएंगी। तो इन एडवांस आपको क्या करना होगा? ये जो शहर में जनसंख्या की जो बढ़ती भागीदारी है और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन जो बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने शहरी जीवन को आपको सुधारना होगा, उसको स्मार्ट बनाना होगा। और उसी प्रक्रिया में कई सारे शहरी विकास मिशंस हैं। जैसे इसके पहले जाएंगे तो जो इसके पहले वाली सरकार थी तो उसमें भी था जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था। उसके बाद अभी जाएंगे तो आ गया, एक तो अमृत है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ, और दूसरा एक हृदय है, हेरिटेज सिटी जो विरासत शहर है उनके लिए है। उसके अलावा जाएंगे तो स्मार्ट सिटीज मिशन है, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन में टोटल 100 शहर लिए गए थे, 97 रियलाइज हुआ था, 97 में 89 ने अपना काम करना शुरू किया और फिर उसमें जाकर के 2015 से 2020 के बीच में 100 करोड़ रुपया हर साल दिया जाएगा। अराउंड हर शहर को 500 करोड़ रुपया दिया जाएगा और उसका उपयोग करके वो अपने यहाँ स्मार्ट, अपने सिटीज को स्मार्ट बनाना, और उस स्मार्ट बनाने के कई सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब उसी में एक बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है। तो आपको क्या जानना होगा? स्मार्ट सिटीज के कितने कंपोनेंट्स हैं और उसमें कहाँ कहाँ साइंस टेक्नोलॉजी का और क्या क्या उपयोग करेंगे, तो आपका आंसर निकल जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज को अलग से जानना था और साइंस टेक्नोलॉजी को अलग से जानना था, दोनों को अलग अलग जानते तो आपका हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसमें एक लाइन, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 भारत में, इन इंडिया, भारत में शहरी जनसंख्या की भागीदारी, शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज 31%, 32%, जबकि जीडीपी भागीदारी लगभग 63%, वेयर एज द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज अराउंड 63%। देखो 2030 तक, बाई 2030 2030 तक शहरी जनसंख्या की भागीदारी क्या लिखे? शहरी जनसंख्या की भागीदारी 40%, द शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज 40%, तथा जीडीपी भागीदारी, शेयर ऑफ जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज अप टू 75%। जीडीपी भागीदारी 75% तक बढ़ने की संभावना है। %32 था, क्या लिखे? 63%, क्या लिखे?
लिखो इस प्रकार, उसी में लिख लो, इन दिस वे cities are working as a growth of engine for India। इस प्रकार वर्तमान में शहर ठीक है, शहर विकास के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास के इंजन के रूप में काम, सिटीज आर वर्किंग एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, वर्किंग एज इंजन ऑफ ग्रोथ। पैरा चेंज करके पैरा चेंज करके लिखो, इस प्रकार के भागीदारी को देखते हुए, इन कीपिंग माइंड ऑफ दीज कंट्रीब्यूशन, शहर से जुड़े विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए, टू सॉल्व द डिफरेंट चैलेंजेस रिलेटेड विथ सिटीज, शहर से संबंधित विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, वेरियस स्कीम्स लॉन्च्ड, जैसे देखो 2015 से 2020 के बीच के लिए, फॉर इन बिटवीन 2015 टू 2020 स्मार्ट सिटीज मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन SCM। दूसरा, सेकंड लिखिए, गैर मिशन शहरों के लिए, फॉर नॉन मिशन सिटी, गैर मिशन शहरों के लिए अमृत, अमृत बोल रहे हैं तो अमूर्त लिख रही है, अमृत अमूर्त में अंतर है कि नहीं है? अमूर्त यो मैंने शहरों को क्या बना देना है? अमूर्त बना देना है कि वो उस नक्शा पे दिखे ही नहीं, जीपे गूगल अर्थ पर दिखे ही नहीं। नहीं, अमूर्त गांव जैसा, गांव और शहर सब एक ही जगह से कर देंगे तो अपने आप शहर गायब हो जाएगा। नहीं, क्या लिखा? अमृत। और तीसरा लिख लो, विरासत शहरों के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज सिटीज, विरासत शहरों के विकास के लिए हृदय योजना। देखो अब इसमें देखने वाली बात है कि जैसे वो चैलेंज भी है, जैसे जो अब एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो डायग्राम में देखिए, तो जो उसके कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ ए स्मार्ट सिटीज, ठीक है? क्या लिखे? स्मार्ट। अच्छा, एक लाइन और नीचे लिख लो, लिखो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुल 100 शहरों को शामिल किया गया। अंडर स्मार्ट सिटीज मिशन टोटल क्या लिखें? 100 शहरों को शामिल किया गया। शहरों को शामिल किया गया। इनमें आउट ऑफ दीज, ओहो क्या लिख दिया, क्या लिखे? 100 शहरों को शामिल किया गया। इसमें 97 शहर, 97 शहर, आउट ऑफ दीज 97 सिटीज, शहरों 97 शहरों द्वारा इस मिशन के अनुरूप कार्य, इनमें आउट ऑफ दीज 97 सिटीज डिक्लेयर्ड एज ए स्मार्ट सिटीज, क्या लिखे? इनमें 97 शहरों को अनुरूप कार्य प्रारंभ किया गया।
नेक्स्ट लिखिए, देखो 89 शहरों में 89 सिटीज में कार्य प्रारंभ हुए। वर्क स्टार्टेड इन 89 सिटीज। सत्तर में पूरा हुआ, आउट ऑफ 70 कंप्लीटेड। क्या लिखें? पूरा हुआ। तथा 26 शहरों को 26 सिटीज 26 शहरों में क्रेडिट रेटिंग की शुरुआत हुई। 26 सिटीज स्टार्टेड क्रेडिट रेटिंग। नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है ना, उनको रैंकिंग की जाती है। फॉर 26 सिटीज क्रेडिट रेटिंग स्टार्टेड। उसमें लिखे, इस योजना के तहत अंडर दिस स्कीम केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक शहर को, अंडर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100 करोड़ पर ईयर पर सिटीज। क्या लिखें? केंद्र सरकार द्वारा प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपया दिया जाना। प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपया दिया जाना। क्या लिखे? प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपया दिया जाना। राज्यों को भी अपनी ओर से खर्च करने थे। स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो ऑथराइज्ड फॉर एक्सपेंडिचर। राज्यों को भी अपनी ओर से खर्च करने थे। हाँ, राज्यों को भी अपनी ओर से खर्च करने थे। पहले लिखो आगे, क्या लिखें? खर्च करने थे, फुल स्टॉप। अब इसमें ये वाला बना लीजिए, एक स्मार्ट सिटीज बना लीजिए, उसके सारे कंपोनेंट्स बना लीजिए। क्या क्या लिखेंगे? स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट अर्थव्यवस्था, स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट शासन, स्मार्ट लोग, स्मार्ट जन, क्या पीपल मतलब नागरिक, और स्मार्ट रहन सहन। ठीक है? और स्मार्ट पर्यावरण में क्या होगा? अच्छा, स्मार्ट परिवहन। और एक और पॉइंट लिख दीजिए, ना हो तो परिवहन, एक और लिख दीजिए, एक और ना हो तो लाइन खींच के लिख दीजिए उसमें। देखो, सभी गतिविधियों में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल एक्टिविटीज। सभी गतिविधियों में सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग। क्या लिखें? सभी गतिविधियों में, हाँ। अब लिख दीजिए किसको उठा रहे हैं, कौन सा, कोई एक उसमें से उठाइए। स्मार्ट पर्यावरण पहले लिखिए। स्मार्ट पर्यावरण में लिखो
स्मार्ट पर्यावरण के आगे एंगल कई सारे बना दीजिए, लिखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। नेक्स्ट पर्यावरण, अच्छा एक मिनट, नवीकरणीय अवशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, हाँ उसी में स्मार्ट पर्यावरण में ही अवशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्या लिखे थे? नेक्स्ट लिख दीजिए इसमें एक था नेशनल इफेक्टिव लाइटिंग प्रोग्राम, NELP। नेक्स्ट लिख दीजिए NELP, राष्ट्रीय प्रभावी प्रकाश व्यवस्था, NELP। क्या लिखे? राष्ट्रीय प्रकाश व्यवस्था, जैसे उजाला योजना, लाइक उजाला स्कीम, उजाला स्कीम। और क्या है? ग्रीन बिल्डिंग, देखिए हरित भवन, और उसी में लिख दीजिए ग्रीन बिल्डिंग, हरित भवन, तथा अन्य पर्यावरण मानक, अदर एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स, अदर इको फ्रेंडली स्टैंडर्ड्स, अन्य पर्यावरण मित्र उपाय, अन्य पर्यावरण मित्र उपाय, अदर इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। अब किसको लिखना है? ठीक है, उसी में ना हो तो उसी में एक लाइन लिख लो, इन सभी में विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग, इन सभी में विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना, टू यूटिलाइज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल दीज एक्टिविटीज। विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना, ठीक है, यूज हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी में तो साइंस टेक्नोलॉजी का यूज होगा भाई, सोलर सिस्टम है, विंड है, या जो कुछ भी है सब यूज हो जाएगा, पूरा कोई कमी नहीं है। आगे नेक्स्ट कौन सा लिखना है? स्मार्ट परिवहन लिख दीजिए, चलिए स्मार्ट परिवहन लिख दीजिए, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, उसमें लिख लो स्मार्ट मोबिलिटी था ना, उसी में लिखो आधुनिक परिवहन प्रणाली, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, प्रणाली, जैसे ई व्हीकल, ई व्हीकल, ई व्हीकल आ रहा है ना आने वाले दिनों में, ई व्हीकल, ई गाड़ियां। दूसरा लिखिए, अच्छा उसी में कॉमा देकर के लिखिए, लिखो मेट्रो रेल, एक आया है ना नियो मेट्रो, एक इस बार के बजट में दो वर्ड यूज किया गया था, नियो मेट्रो और मेट्रो लाइट, लिख लो, उसी में लिख लो मेट्रो, मेट्रो रेल, उसके बाद लिख दीजिए नियो मेट्रो, NEO, नियो मेट्रो, और मेट्रो लाइट। माने ये है ना कि जैसे मेरठ को दिल्ली से मेट्रो से जब जोड़ेंगे तो इस तरह का है, ऐसे एरियाज को मेट्रो लाइन से जोड़ना जहां पे यात्रियों की संख्या थोड़ी कम होती है। जो मेन हो गया, जैसे मान लीजिए येलो लाइन है भाई, वहां से जैसे ये जो दिल्ली जो विश्वविद्यालय वाला है लाइन, तो इसको येलो लाइन बोलेंगे। जैसे पटना में ही जाएंगे तो एक छोर से दूसरे छोर के बीच में चलेगा, लेकिन अब दानापुर को जो या कहीं और रिमोट एरिया को थोड़ा जोड़ेंगे, इनकैशमेंट एरिया, तो वहां पे हो सकता है कि यात्रियों की संख्या कम हो, तो उसके लिए नियो मेट्रो और मेट्रो लाइट का उपयोग किया जाता है। माने मुख्य जो मेट्रो है उसके फीडर के रूप में, जहां पे यात्रियों की संख्या कम है लेकिन फिर भी मेट्रो लाइन होना
जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भाई यहाँ पे सारे लोग यहीं ना रहें, अपने घर को थोड़ा इससे दूर भी रखें और उससे आ जाएं, तो उसके लिए ये है फीडर के रूप में। नेक्स्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट इसमें कौन सा था? हाँ, इसमें परिवहन, मेट्रो रेल और कौन सा? मेट्रो रेल। स्मार्ट बस, स्मार्ट बस कर लीजिए, एसी बसें सब चलती है ना, उसी में लिख दीजिए व्हीकल के बाद कॉमा दे करके स्मार्ट बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है ना, BRTS, स्मार्ट बस लिख दीजिए, स्मार्ट बस प्रणाली, स्मार्ट बस सिस्टम। जैसे आपके डेट में क्या आता है भाई, जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए भी है, जैसे ही गाड़ी रुकती है उसका गेट क्या, उसका जो फुट मैट है वो इस करके नीचे जमीन पे चला जाता है। कोई बच्चा अगर इस तरह फिजिकली चैलेंज्ड है तो आराम से उसमें से उसको नीचे उतर जाता है, लोग उसमें से चढ़ जाते हैं। तो इस तरह के, हाँ, तो इस तरह की व्यवस्था उसमें करना है स्मार्ट। पहले होता था कि आप अपना खुद फन करके चढ़ जाइए, वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी ऑफ, तो उसमें हर बात को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से है। क्या लिखे? स्मार्ट बस हो गया, डॉट डॉट आगे लिख लो। नेक्स्ट एक और लिख लो, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रैफिक अरेंजमेंट, स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था। जैसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए, टू चेक द वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कैमरों का उपयोग, यूज ऑफ कैमराज ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर कैमरों का उपयोग। यानी ट्रैफिक पुलिस वालों ने जितना लोगों को दिल्ली में अनुशासित नहीं किया है, उससे ज्यादा कैमरों ने अनुशासित कर दिया है। आप देखेंगे बड़े पैमाने पर लग रहा है दिल्ली में, हर गली हर चार, मैंने मुश्किल किया हुआ है ना, सब जगह पूरे दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ पे यहीं पे जाएंगे तो ये ढक्का वाला जो रोड है, ढक्का वाला रोड जो कैंप में मिल रहा है वहां पर है, उसे जाते हैं तो फिर विश्वविद्यालय वाले पे है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो जो राजपुर रोड है, रिंग रोड की तरफ जाता है, वहां पे है, फिर थोड़ी देर और आगे जाते, हर पता चला कि 2-1 किलोमीटर पे ये सिग्नल लग गया। और क्या करता है, बड़े प्रेम से वो नंबर नोट कर लेता है और दूसरे दिन ट्रैफिक वाले मैसेज भेज देते हैं ना। बाई पोस्ट का उसमें तो प्रोविजन ही नहीं है, बाई पोस्ट का उसमें प्रोविजन नहीं है। बाई पोस्ट आप तो कैमरा से ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जाता है, उसको वो ऑटोमेटिक सारा सिस्टम है आपके पास आ जाएगा, 1000 रुपए जाके चलान भर दीजिए। तो अभी क्या होता है कि अभी तो ये हाल हो गया कि स्टॉप लाइन है, सारी गाड़ियां बड़े अनुशासित तरीके से स्टॉप लाइन से पीछे लग जाते हैं। एक बार जब 1000 रुपया दे देंगे तो उसके बाद तो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का स्पीड है, उसको देखना कई तरह से। तो कहा जाता है कि इसको बोलते हैं कि पूरे शहर में अब कहीं ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं रह जाएंगे, उसका काम ट्रैफिक पुलिस फिर कोई किसी और काम में रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कैमरा वाला सिस्टम, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल कैमरा से होगा, और कैमरा कर रहा है दिल्ली में, बड़े पैमाने पे शुरू हो गया है। ठीक है, क्या लिखे? और नेक्स्ट लिखिए वॉकेबिलिटी। वॉकेबिलिटी का मतलब होता है कैमरों का उपयोग। वॉकेबिलिटी मतलब होता है कि फुटपाथ, क्या बोलेंगे फुटपाथ को, पैदल चालन के लिए अलग से लेन, सेपरेट लेन फॉर वॉकर्स, सेपरेट लेन फॉर वॉकर्स, पैदल चालन के लिए अलग से लेन, पृथक लेन। आगे लिखिए। अच्छा, उसी में एक लाइन लिख लो, जीपीएस का बड़े पैमाने पर उपयोग, लार्ज स्केल यूज ऑफ जीपीएस। अब किसी से शीशा नीचा करके पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जाना है, नहीं, जीपीएस लगा लीजिए, आपको वो एकदम टाइमली पहुंचा देगा कितने देर में पहुंचने वाले हैं। जीपीएस का बड़े पैमाने पर उपयोग। अब जैसे कई जगह कहा जाता है ना कि एक जगह जाने के कई रूट होते हैं, जो जीपीएस का है वही फॉलो करिए, क्योंकि बाकी सारा 4 रूट है, हो सकता है कि 3 पे किसान बैठे हों आपका स्वागत करने के लिए, और आप समझ रहे हैं कि वाला बीच वाला बड़ा आसान है, इससे जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ज्यादा होशियार बने, गए तो देखेंगे वहां पर इंजाम लगा हुआ है,
तो जो जीपीएस जीपीएस की सैटेलाइट्स है, मान लीजिए टोटल जीपीएस में जाएंगे तो 32 सैटेलाइट है। एक लोकेशन को दिखाने के लिए 4 सैटेलाइट्स के डेटा यूज हो जाते हैं। गगन जो भारत का है उसमें एक साथ एक उसमें तो वो है जियो स्टेशनरी वाला सैटेलाइट है, तो एक ही यूज होता है। लेकिन इसमें जाएंगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट का यूज करता है वो, ये जो अर्थ है तो उसके नीचे वाले को यूज करता है। 22,000 किलोमीटर वाला यूज करता है। तो 22,000 किलोमीटर वाले में एक साथ एक लोकेशन को दिखाने के लिए 4 सैटेलाइट्स यूज होते हैं जीपीएस में, जो कि मोस्टली इंडिया में यूज में है। तो गगन है, आईआरएनएसएस है, नाविक जिसको बोलते हैं, और जीपीएस है, लेकिन मुख्य रूप से जीपीएस का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, ये है भारत सरकार द्वारा अपना भी बनाया जा रहा है। गूगल अर्थ का जो है उसकी जगह पे अपना भी ये डेवलप कर रहे हैं, हर गली उसका मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जा नेक्स्ट लिखिए स्मार्ट सिटी के बाद। उसके बाद अब क्या लिखना है? स्मार्ट इकोनॉमी लिखिए। स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट इकोनॉमी, और उसमें लिख लो आईओटी आधारित उत्पादन, आईओटी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड। आईओटी आधारित उत्पादन एवं व्यापार। आईओटी आधारित उत्पादन एवं, हम मोनोरेल लिख सकते हैं, परिवहन वाले में मोनोरेल लिख सकते हैं, लेकिन अब कितना लिखेंगे? क्या लिखे? आईओटी आधारित उत्पादन एवं व्यापार। ठीक है, उसमें लिख लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। और उसी में कॉमा देके लिख लो दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट। दक्षता विकास, उसमें लिख दीजिए इससे रोजगार परकता में वृद्धि। इट विल लेट्स इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार परकता में वृद्धि। नेक्स्ट लिख दीजिए स्मार्ट गवर्नेंस। लिखिए स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट शासन। और उसमें क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी का यूज करके मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, उसमें लिख दीजिए विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का उपयोग कर न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। मिनिमम विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अच्छा, उसी में लिख लो ई गवर्नेंस। एक और लिख दीजिए ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, फिर कॉमा देकर लिख लो ऑनलाइन नागरिक सेवाएं, ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज। अब बताओ, अभी ये क्वेश्चन में ई गवर्नेंस वगैरह लिख करके साइंस टेक्नोलॉजी का कितना चमत्कारिक उपयोग कर सकते थे आंसर में? नहीं, बस कंपोनेंट्स हमें क्या रहना चाहिए था? स्मार्ट सिटीज का कंपोनेंट्स याद है तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बस बात है कि जो चीज, जो जानकारी एक को 10 बार पढ़ने की जरूरत है, कि जो ज्ञान हो वो एग्जाम हॉल में याद आए। और वहां थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा कि बिना दिमाग के ही, दिमाग को घर पे रख के एग्जाम हॉल में जाएंगे तो क्या, तो कैसे अधिकारी बनेंगे? डीएम के रूप में ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पक्का पक्का आप जो सोच के जाएंगे वही। कई बार नई चुनौतियां आ जाएंगी, सामने वाला आदमी बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है, अलग तरह का कलाकारी कर रहा है, तो वहां आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? ठीक है, तो इसलिए नेक्स्ट क्या लिखे? उसके बाद लिख लो स्मार्ट स्मार्ट लिविंग। हाँ, कर लीजिए। स्मार्ट रहन सहन, स्मार्ट रहन सहन, एक मिनट, स्मार्ट निवास, निवास या रहन सहन, स्मार्ट निवासी कर दीजिए। स्वच्छता एवं, उसमें लिख दीजिए
स्वच्छता एवं सैनिटेशन, सीवेज एंड सैनिटेशन, हाँ स्वच्छता एवं सफाई, हाँ स्वच्छता एवं सफाई लिख लो, स्वच्छता एवं सफाई, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, हाँ विद्युत 24/7, इलेक्ट्रिसिटी 24/7, माने इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी एन इशू। अब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि है पता नहीं कब बिजली चली जाए और आनंदपूर्ण जीवन नहीं। जैसे हम लोग जब छोटे थे ना तो क्या होता था कि पावर हाउस में ही रहते थे, ठीक है, पावर सब जहां पे, तो 1980 के 1985-85 के आसपास में बिहार की स्थिति इतनी खराब नहीं थी। बाद में बहुत गड़बड़ हो गया, बिजली रहा करती थी, माने नेटवर्क होता था। जैसे कहा जाए ना कि 1990 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बिहार में, केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी। भाई एक जनता पार्टी का 1977 से लेकर 80 को छोड़ दिया जाए तो बिहार में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो ढांचा काम करता था। बिहार इतना बिगड़ा हुआ नहीं था। माने बिहार को आप देखें 1950 में देखेंगे तो बिहार सबसे ज्यादा औद्योगिकृत राज्यों में से एक था, और भी झारखंड को मिलाकर के बिहार एक अच्छा राज्य था, पढ़े लिखे लोग होते थे, सब कुछ। माने इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स बिहार ने चूंकि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित राज्य था। भाई झारखंड वाले पार्ट में मिनरल्स 38% ऑफ इंडियाज मिनरल्स अवेलेबल इन झारखंड, माने 38% पूरे देश का जो खनिज अवशेष होते थे उसका 38% बिहार में मिलता था, नंबर 1। और अदरवाइज जाएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स, पढ़े लिखे लोग होते थे, प्लस खेती कृषि भी होता ही था, पानी की कोई समस्या नहीं थी, तो बिहार एक प्रोस्पेरस स्टेट था। बाद में गड़बड़ी क्या हुआ, और इस रूप में शासन में भी बहुत ज्यादा करप्शन। आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि 1990 तक कोई मुख्यमंत्री हो जो बड़े व्यापक घोटाले में पकड़े गए हों या कुछ ऐसा रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं बिहार में, ठीक है, सब आराम से चलते रहता था। बड़े लो प्रोफाइल जगन्नाथ मिश्रा वगैरह टाइप के जो लोग होते थे, चाहे बिंदेश्वरी दुबे, कौन कौन थे, हर कर्पूरी ठाकुर जी, और इस तरह से कई कई लोग होते थे। जैसे अभी जो उनका जो दरोगा प्रसाद राय और श्री कृष्ण प्रताप सिंह, और वो थे जो एन कॉलेज अनुग्रह नारायण सिंह, इस तरह के हर तरह के लोग होते थे बिहार में मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के रूप में ठीक ठीक चलता था, मैंने ऐसा नहीं था। इंदिरा गांधी का शासन था और इंदिरा गांधी टफ थी, तो कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री अपने आप को पूरी तरह से सेटल नहीं होता था, और ऐसा नहीं था कि वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं था, चीजें ठीक ठीक चलती थी बिहार में। और हम लोगों ने देखा हुआ है कि हम बचपन में कई बार क्या होता था कि लाइट जब कट जाती थी ना, पावर हाउस में रहते थे, और पावर हाउस में रहते थे तो उसमें क्या था, लाइट ही ना जाए, और पता लगा कि शाम को 6 बजे ही पढ़ने के लिए बैठ जाना पड़े, और लाइट गलती से, अगर पावर हाउस में रहने के कारण कोई बिजली 24/7 इलेक्ट्रिसिटी रहता था, तो अब उसमें क्या होता था कि लैंप उम्प की सच कोई व्यवस्था, तो गलती से 7 बजे अगर लाइट 8 बजे चली जाए, 7 बजे, तो कम से कम पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी लोग हैं सारे लोग बाहर में निकल करके थोड़ी देर गप करेंगे, इधर उधर बातचीत करेंगे बिना मतलब का, ठीक है। तो सोचो वो स्वतंत्रता, सोचो कैसा लगता होगा कि उस दौरान कोई कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। भाई हम कैसे पढ़ें, अंधेरा तो है चारों तरफ, ठीक है। माने अब वो जो 1 घंटा था, वो 1 घंटा आधा घंटा जितने देर लाइट कटी हुई रहेंगी, वो बिल्कुल एकदम स्वतंत्र स्वच्छंद, ठीक है। आपको जहां जहां माने आसपास में जहां घूमना उमना हो, जैसे ही लाइट आई फिर ठीक है, फिर चलो, फिर बैठो। तो ये होता था, एक जमाना था कि लाइट, बरौनी थर्मल पावर, कांटी मुजफ्फरपुर का, ये सब अच्छा काम करते थे, और जो भी बिजली की होती थी, बिजली की जरूरतें पूरी की जाती थी, ठीक है। बाद में जाकर के अब तो सारा जैसे सिस्टम सामाजिक, वही बात है कि सामाजिक न्याय ज्यादा होना शुरू, सामाजिक न्याय जिसको कहा जाए लालू जी का, तो माने बेहतर होते कि इतिहास पुरुष लालू जी के साथ था, इतिहास पुरुष बनने की क्षमता थी उनमें। भाई अगर मान लीजिए सामाजिक न्याय को अगर आर्थिक आधार प्रदान कर दिए होते तो स्थायी हो जाते ना, फिर गड़बड़ी क्या हुई, केवल सामाजिक न्याय ही हुआ। अब ऐसा सामाजिक न्याय जिसका पैर ही ना हो, भाई आपने जमीन से उठा करके लोगों को माने मनोबल लोगों का बढ़ा दिया और उसको आर्थिक आधार नहीं देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जो सिस्टम ऑलरेडी है वो कोलैप्स कर गया, और नया कोई सिस्टम आपने दिया नहीं। भाई गांव में जो मान लीजिए जजमनी का व्यवस्था है, गांव में किसान हैं और उनके बीच में सारी जातियों का एक ढांचा ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसको जजमनी का व्यवस्था बोलते हैं, उसको आपने तोड़ दिया और उसके बदले में कोई नया चीज नहीं दिया, तो अब कैसे होगा, अब कैसे गांव चलेगा। और जो टूटे, निश्चित रूप से कोई भी व्यवस्था टूटती है तो जो कमजोर लोग होते हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये जो 1990 बिहार में जब, अब सबसे बड़ा गड़बड़ी ये हुआ कि 1990 के बाद जब आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, वास्तव में गवर्नेंस की जरूरत पड़ी। 1990 के बाद ही इफेक्टिव गवर्नेंस की जरूरत पड़ी। जिस राज्य का गवर्नेंस इफेक्टिव था वो बाहर से निजी निवेश,
लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा, और बाहर से स्मार्टली क्या करेगा, निजी निवेश, घरेलू निवेश ले आएगा, इन्वेस्टमेंट ले आएगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको ले आएगा। और इसका परिणाम था कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश को बहुत आगे निकाल दिया। हैदराबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। उसी तरह से जाएंगे तो बाकी अब महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात में भी ठीक ठीक रहा। अब गुजरात को एक जोग्राफिकल इनपुट भी था उसके पास, भाई लैंड बेस्ड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसके साथ समुद्र वाला भी उनके पास था, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी उनकी थी। लेकिन उसमें भी कहा जाता था कि गुजरात के साथ सबसे बड़ा टॉर्चर था, कभी मोदी जी का देखिएगा 2002 के पहले का एक उनका वीडियो है कि लोग जब ये मुख्यमंत्री बने तो वही बता रहे थे कि जब मेरे से कुछ लोग मिलने आए अहमदाबाद के लोग, तो उन्होंने कहा मोदी जी कम से कम खाने के टाइम पे बिजली दे दो। माने ये जो शाम को 6 से 9 बजे 10 बजे के बीच का जो टाइम है, इतने देर कम से कम बिजली दे दो। और उसके बाद पता चला कि सोचो, मैंने पता चला कि 8 बजे 7 बजे बच्चों के पढ़ने का टाइम है उस समय, और गुजरात तो आधा तो खंडहर है बिल्कुल। आप कच्छ वाले एरिया में जाएंगे तो क्या है वहां पे, गुजरात का जो नक्शा उठा के अगर देखिए तो गुजरात में ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कच्छ बोलते हैं, और नीचे वाला पोर्शन सौराष्ट्र और काठियावाड़ है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा डेजर्ट है, बिल्कुल पानी, वो तो उसमें कच्छ का रन भी उसी में है, सफेद वाला, और बाकी तो जंगल झाड़ है। तो अगर नर्मदा नदी का पानी अगर वहां नहीं पहुंचाया गया होता, इन्होंने दो काम किया, एक तो नर्मदा नदी का पानी वहां पहुंचा दिया, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि उसमें ये बिजली 24/7, अब बड़े पैमाने पर उस एरिया में दूध का खेती होने शुरू हुआ। ये जो कच्छी जाति के एक पाकिस्तान से माइग्रेट जो मुस्लिम्स थे, वो वहाँ पे कच्छी जाति बोला जाता है उनको, और वो भैंस उसका बिजनेस और दूध का बिजनेस, और पाइप से वहाँ पानी पहुँचाया गया है। और वो पानी क्या होता है कि पशुओं के पीने के लिए, और वो पशु उसको पता लगे 3-4 बजे भोर तक सारी गतिविधियां वहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। सारे वो जो मवेशी हैं सब एक जगह आ जाते हैं, जो भी पानी उनको पीना है सब दूध वगैरह निकाल लिया गया, सारे हाईवे बना हुआ है, ठीक है। उस हाईवे से पता चला कि सारा दूध का टैंकर आया, निकल गया, और उसके बाद उन भैंस को और गाय जो भी मवेशी हैं सबको फिर उजाड़ में छोड़ दिया गया। 100 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है, मैं गया हूँ उसको वहाँ पे, भुज उसका कच्छ का जो सेंटर है वो भुज है। भुज से हम लोग गए हुए हैं उधर, लखपत एक बंदरगाह था 100 किलोमीटर, वहाँ पे बॉर्डर भी है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे मेमोरियल इन्होंने बना रखा है, वार मेमोरियल बना रखा है मोदी जी ने, बीएसएफ वालों के जो लोग मरे हैं उनके लिए। तो लखपत एक बंदरगाह है वहाँ पे, सारे जो उस लखपत बंदरगाह का एक शहर था जिसके सारे लोग लखपति थे, और वहाँ से दूर दूर जहाजें सब खुलती थी। बाद में खंडहर बन गया, कई सारे पिक्चर, रिफ्यूजी पिक्चर के कौन सा पिक्चर में वहाँ की शूटिंग भी है, आप इसको देखिएगा। तो इसमें आया तो यहाँ पे जैसे बिहार 1991 के बाद क्या हुआ कि जो राज्य के मुख्यमंत्री, और बिहार और यूपी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि दोनों स्टेट काफी आगे थे इन नॉर्मल कंडीशन। 1991 के पहले दोनों स्टेट आगे थे, क्योंकि मैं दोनों जगह रहा हुआ था, इलाहाबाद में भी रहा हुआ था और बाकी। तो इलाहाबाद में भी लैंप नहीं रहता था, 24/7 बिजली रहती थी। लैंप जैसे मान लो कोई खरीद के आया तो 6-6 महीने तक उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 1984 में अमिताभ बच्चन वहां से चुनाव में खड़े हुए थे, और क्या क्या, इलाहाबाद इतना सुंदर शहर था, इतना 24 घंटे बिजली था। अब बाद में उसी इलाहाबाद में जब हम लोग गए पढ़ाने के लिए, जब जाने लगे तो उसमें पता चला कि 10 बजे से 2 बजे तक लाइट नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। फिर जब मायावती जी की एक बार सरकार आई तो 10 बजे से 1 बजे तक लाइट नहीं रहेगा, ठीक है। कोचिंग का जब क्लास का टाइम होता तो लाइट नहीं रहा, ये तो रेगुलर कटेगा। उसके अलावा जो नॉन सिस्टमेटिक जो कटौती है, रात में 12 बजे 11 बजे 3 बजे जो कटना है वो तो कटेगा ही कटेगा, माने जोर दुर्दशा हुआ। तो इन दोनों राज्यों में क्या हुआ, 1991 के बाद मुख्य रूप से सामाजिक न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई, और एक जगह लालू जी और एक जगह मुलायम सिंह, मायावती जी, ये सब शुरू हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि सामाजिक न्याय तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो निचले तबके के लोग थे जो, और उसका इंपैक्ट ये है कि आज के डेट में दोनों राज्यों में जाएंगे तो मुख्य जो नेतृत्व है, जो कहा जाए रेगुलर नेतृत्व है, वो सारा का सारा ओबीसी और SC/ST बेस्ड है। जिन राज्यों में पहले मुख्य रूप से अपर कास्ट का पॉलिटिकल लीडरशिप होता था, उन राज्यों में आज के डेट में क्या है, सारा लीडरशिप ओबीसी और SC/ST बेस्ड है। चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं, कांग्रेस में कमलनाथ ओबीसी हैं, उस तरह से जाएंगे बिहार में सुशील मोदी से लेकर के, लालू जी से लेकर के, चिराग पासवान से लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के, नीतीश कुमार से लेकर के, सब वही पॉलिटिक्स हुआ। तो सामाजिक न्याय तो हुआ, लेकिन उस सामाजिक न्याय नहीं, तो सब उसका बात नहीं था, परिवारवाद की बात नहीं थी। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि नहीं, मैं बोल रहा हूं कि सामाजिक न्याय को अगर आर्थिक आधार दे दिए होते ना, जो कि अन्य राज्यों में हुआ उस दौरान, और 1991 में जो पीछे छूट गया, 1991 के दौड़ में जब निजी और विदेशी निवेश आ रहा था, उस दौरान जो पीछे छूटा तो दो तरीके से पीछे छूट गया। एक तो ब्रांडिंग में भी पीछे छूट गया,
ठीक है भाई, ये खराब राज्य हैं, ये अच्छे राज्य हैं। एक तो ब्रांडिंग में पीछे छूट गया और दूसरा गड़बड़ी हो गया, फिर जो विकास होना चाहिए था वो विकास भी नहीं हुआ, और उसका परिणाम हुआ कि माइग्रेशन और सामाजिक तनाव और क्या क्या सारी चीजें, और वो जो 29वें स्थान पे पहुंचा तो आज तक 29वें स्थान पर ही है, अभी तक 29वें स्थान पे ही, सारे मानकों में 29वें स्थान पर ही है। अदरवाइज पिछले दिनों में जाएंगे तो जैसे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, ये दो विजिबल जो चीज है जो शासन की गुणवत्ता को एक तरह से, शासन के प्रभाविता को जाहिर करता है, उसमें एक रोड होता है, एक बिजली होता है, एक पानी होता है, पानी बिजली सड़क, तीन चीजें मोस्टली माना जाता है। अब यहाँ पे भाई आर्थिक क्रियाएं, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दोनों बातें होती है, एक सरकार की तरफ से और दूसरा निजी, स्वरोजगार और रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे स्वरोजगार भाई लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, और रोजगार वाले में दो होता है। ठीक है, इसी में से उद्यमी रोजगार दें, और दूसरा चीज कौन होता है, सरकार द्वारा रोजगार दिया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार के रोजगार देने की क्षमता कम होती है। निजी उद्यमी जो होते हैं, प्राइवेट इंटरप्रेनर्स हैं, उनको आगे आना होगा, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको आगे आना होगा, तब जाकर के राज्य में। और ये चीजें पंजाब, हरियाणा, आपको गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ये सब ज्यादा मिलता है। हर आदमी खुद ही कुछ कुछ करता है। बिहार में क्या है, हाँ, तो ये वाला चीज को एक मुहिम के रूप में लेंगे तो तीन चीजें आपने दे दी, पानी, बिजली और सड़क, तीन चीज बिहार में हो गया। अब ये चौथा वाला पार्ट को अगर आप जोड़ देते हैं तो राज्य निकल जाएगा आगे। नहीं, क्या लिखे 24/7। आगे क्या लिखे, हाउसिंग लिख लो, आवास, आवास, नागरिक सुरक्षा, आवास अर्थात मलिन बस्तियों को स्वच्छ बस्तियों से प्रतिस्थापित करना, टू रिप्लेस स्लम्स विथ प्लांट सिटीज। मलिन बस्तियों को स्वच्छ बस्तियों से प्रतिस्थापित करना। नेक्स्ट, नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा, सिटीजन सेफ्टी। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए खुले स्थान, ओपन स्पेस फॉर पब्लिक, नागरिकों के लिए खुले स्थान, ओपन स्पेस फॉर पब्लिक। ठीक है, अब जैसे मुखर्जी नगर में ही जाओ तो मुखर्जी नगर एक चीज दिखता है कि नहीं दिखता है, चाहे दिल्ली, ओवरऑल दिल्ली में ही जाइए तो मुखर्जी नगर में ही जाओ तो देखो कितना पार्क है। इतना पार्क आपको बिहार के शायद ही किसी, पाटलिपुत्रा इतना वीआईपी कॉलोनी है, कृष्णापुरी है, कौन कौन से बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलोनीज हैं वहां पे, लेकिन कहाँ कोई पार्क है? मैंने किसी भी शहर में जाओ तो उस तरह से कोई कहा जाए कि पार्क, और नगर पालिका की मुख्य भूमिका होती है उसमें। अब मुखर्जी नगर में जाओ तो हर गली, हर मैंने कितने मुखर्जी नगर में है पार्क, हर लाइन के बाद जो ग्रिड सिस्टम पे, एक तो शहर को ग्रिड सिस्टम में बसाया गया है। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि हर सड़कें एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पर काटती हैं, उसको ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रिड सड़कें काटती हैं और हर माने उस तरह के जो आवासीय जो वो है उसके साथ साथ पार्क देना, ओपन स्पेस देना, जिससे लोग सांस ले सकें। नहीं तो अब नेहरू बिहार था तो छोटा छोटा 2-2 मंजिल का था, बाद में बढ़ाते बढ़ाते 4, 3, 4, 5 मंजिल, अब नीचे जो 2-3 मंजिल तक है उसमें आज तक कभी धूप, नेहरू बिहार की ऐसी गलियां हैं जिसमें कभी धूप प्रवेश नहीं करती हैं। नहीं, आगे क्या लिखे, नेक्स्ट लिखिए, नागरिक 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 सुरक्षा, और इसी में तो था। अब लिख लो स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल, हाँ स्मार्ट लोग, और स्मार्ट लोग के लिए क्या होना चाहिए, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के साधन, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज, मनोरंजन के साधन तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां, अदर कल्चरल एक्टिविटीज। क्या लिखे, सांस्कृतिक गतिविधियां, गतिविधियां इत्यादि। पैरा चेंज करके लिखिए, देखो इस प्रकार इन कदमों के माध्यम से, थ्रू दीज मेजर्स, माध्यम से बड़े शहरों का गुणात्मक सुधार संभव है। थ्रू दीज मेजर्स क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिग सिटीज आर पॉसिबल। बड़े शहरों का गुणात्मक परिवर्तन संभव है।
हम संत आदित्य उत्तम जी, मेरे साइड से तो दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे साइड से 3 बैटरी बिल्कुल परफेक्ट है, आवाज की दिक्कत मेरे साइड से नहीं है। क्या लिखें? संभव है, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखो, गैर मिशन शहरों के विकास के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉन मिशन सिटीज, गैर मिशन शहरों के विकास के लिए शहरों के विकास के लिए अमृत योजना प्रारंभ की गई। अमृत योजना प्रारंभ की गई। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखिए लिखा हुआ है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ा बड़ा होना। गैर मिशन शहरों के विकास के लिए हाँ लिखिए, गैर मिशन शहरों के विकास के लिए अमृत योजना प्रारंभ की गई है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखो इस योजना के तहत अंडर दिस स्कीम 2015 से सिंस 2015 गैर मिशन शहरों का विकास किया जा रहा है। नॉन मिशन सिटीज आर अंडर डेवलपमेंट। देखिए 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया फॉर 5 सिटीज फॉर 5 ईयर्स। 5 वर्षों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। देयर प्रोविजन ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, देखो इस योजना के तहत भी अंडर दिस स्कीम आल्सो इस योजना के तहत भी गुणात्मक शहरी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। दिस स्कीम आल्सो इंक्लूड गुणात्मक शहरी सुविधाओं का विकास शामिल है। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज आर इंक्लूडेड, शामिल है। नेक्स्ट लिखिए, हृदय स्कीम, हृदय योजना क्या है? सारे नॉन मिशन है, 450 के आसपास के सारे नॉन मिशन मान लीजिए, इसीलिए इसको संख्या में मत बांधिए, सारा बोल लिख दीजिए। तो हम क्या, अभी हमने क्या लिखवाया? अभी जो ऊपर है स्मार्ट सिटी, जो वही सब फिर से दोहराए हैं यहाँ पे। आप अपने से दिमाग एग्जाम हॉल में कुछ नहीं लगा सकते हैं। माने एक जो नॉन मिशन शहर है उसमें भी क्या क्या होगा, अब वो लिखने से लिखाएगा भाई, यही होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन होगा भाई, सीवेज होगा, सीवेज सिस्टम होगा, हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, लॉ एंड ऑर्डर, यही सब होगा ना। क्या कि ऐसा उसमें लिखिए आगे। क्या लिखे थे? हृदय योजना लिखो, हृदय स्कीम। हृदय योजना के तहत देखो विरासत शहरों का विकास किया जा रहा है। अंडर हृदय स्कीम विरासत सिटीज आर अंडर डेवलपमेंट।
विरासत शहरों का विकास किया जा रहा है। आप ही तो बोलते हैं कि सर इसके इसके अलावा क्या पढ़ें, तो अब घर पे जाके क्या पढ़ेंगे? हमने स्मार्ट सिटी लिखवा दी है, उसके आगे वाला घर पे क्या, उसके आगे वाला घर पे पढ़ लें? नहीं, घर पे क्या पढ़ेंगे और आगे क्या लिखें? देखो इस योजना में 12 विरासत शहरें शामिल है, टोटल 12 हेरिटेज सिटीज आर इंक्लूडेड। बिहार का कौन सा है? गया। गया का विकास करना तो बहुत जरूरी है। बताओ इंडिया, बिहार का, माने कई बार नहीं होता है कि जैसे कई बार हम लोग कई राज्यों में जाते हैं। अब यूपी में जाओ तो आपको इलाहाबाद मिलेगा, लखनऊ मिलेगा, बनारस मिलेंगे, सब बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास सिटीज हैं, ठीक है। आप राजस्थान में जाएंगे तो आपको जयपुर मिलेगा, उदयपुर मिलेगा, जोधपुर मिलेगा, ये सब बड़े बड़े शहर के रूप में आपको दिखाई देंगे। और बिहार में कोई बड़ा शहर है ही नहीं, जो है सो बस केवल पटना है। इसके अलावा जाएंगे तो बाकी सब, किसी भी शहर में जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठ के बाकी सब शहरों के बारे में सोच लीजिए, वही आपको धूल मिलेगा, वही सड़कें, वही बोर्ड, वही सब कुछ एक ही। नालंदा भी उसी तरह का है, गया भी उसी तरह का है, छपरा भी उसी तरह का है, सिवान भी उसी तरह का, सब शहर क्या है, एक ही तरह का। वही रिक्शा, वही ऑटो, वही धक्का, वही रोड, कहीं कूच कहीं कूच कहीं। नहीं होता है कि कोई शहर ऐसा, जैसे मान लो जितना अच्छा गया है, तो गया एक वर्ल्ड सिटीज है, गया नेशनल सिटी नहीं है, विश्व शहर है गया। क्यों? 3 धर्मों का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स वहां पे है गया के आसपास के क्षेत्रों में। भाई हिंदू धर्म का है ही, बौद्ध धर्म का है ही, जैन धर्म का भी, राजगीर, पावापुरी, ये सब एरिया में जाएंगे तो 3 धर्म का एकदम, प्लस ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, नालंदा महाविहार और बाकी सारा चीज सब आसपास के क्षेत्रों में। तो वो जो एरिया होना चाहिए, जो कम से कम गया जो होना चाहिए, गया रेलवे स्टेशन से लेकर के, गया एयरपोर्ट से लेकर के, गया शहर, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए भाई? बुलडोजर लगा करके सारे सब साफ सुथरा करके, और उसके बाद नए तरीके से प्रॉपर टाउन प्लानिंग करके आप उसको बसाइए, ठीक है। मैंने स्पेशल जैसे राजगीर को, आप राजगीर को जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो उस तरह से राजगीर के साथ साथ क्या करना चाहिए, बोध गया को, या फिर उसी तरह से गया वाले पोर्शन को, गया जो मेन जो सिटी है, उस सिटी में सफाई की व्यवस्था, सड़कों को चौड़ा करना, ये सब बातें। अब हालांकि कितना, अब वहीं पे जो रेलवे स्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होना चाहिए बिल्कुल पैटर्न पे, जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। मंत्री जी हों तो मंत्री जी जाएं जाके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मिल करके गया के लिए, जो गया रेलवे स्टेशन है, उसके प्रायोरिटी में उसको प्रमोट करें। भाई बिहार के मुख्यमंत्री का काम क्या है? जब दिल्ली में आए तो जाके सीधे पीयूष गोयल से मिले, भाई गया इस तरह का शहर है, आप उसको देखो। अब आप जाके देखिए बनारस किस तरह से डेवलप हो रहा है, इलाहाबाद किस तरह से, चित्रकूट किस तरह से डेवलप हो रहा है, नहीं सारे के सारे। तो ये जो हेरिटेज सिटीज हैं सब किस तरह से डेवलप हो रहे हैं, बिहार का एक भी हेरिटेज सिटीज कहाँ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को लॉबी माने लॉबिंग करनी पड़ेगी, प्लस जाके मंत्री जाके उसको फॉलो अप करें। बिहार के जो लीडर्स हैं वो प्रायोरिटी लेवल पे, रविशंकर प्रसाद हैं, सारा दिल्ली में बैठ के हीरो बनते रहते हैं। नहीं, इन लोगों को जाकर के लॉबिंग, पीयूष गोयल से, भाई सरकार का बजट है, आप तो जितना ज्यादा लॉबिंग करेंगे उतना ही पैसा वहां जाएगा। 100 करोड़ रुपया गया स्टेशन के लिए सैंक्शन करना कौन सी बड़ी बात है भाई? सारा बिल्डिंग को तोड़ करके नए सिरे से एकदम हेरिटेज बिल्डिंग की तरह गया का रेलवे स्टेशन बनेगा। उसका जितना कहाँ, लेकिन हाँ नहीं, तो देखो फिर वही बात है कि कई बार क्या होगा, मान लीजिए पीयूष गोयल क्या करें, पीयूष गोयल तो मंत्री ही हैं, उनके पास तो पूरे देश के रेलवे स्टेशन है। अब कहा पता चला कि गया के लिए किया गया, पता जमीन ही नहीं मिल रहा है। अब जमीन तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है भाई। कई सारी परियोजनाएं तो इसलिए होल्ड हो जाती हैं कि राज्य सरकार जमीन अधिग्रहित नहीं कर पाती है। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स जाकर के फिर वसूली करना शुरू करेंगे, कंपनी भाग जाएगी वहां से। अब सोचो बिहार में ही देखो, जैसे बिहार में एक वो था, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में एक ज्ञान आयोग गठित किया गया था, नॉलेज कमीशन, यूपीए 1 के दौरान। तो उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि सारे शहर, सारे राज्य में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिहार में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था तब तक। उनमें इनमें इनके अंदर में टीचर बनने का खूब अच्छा गुण है। नहीं, कल भी इनको हमने चेक किया था, 1-2 बार चेक किया था, लेकिन फिर भी ये मानते नहीं है। अभी हमारा बात सुनिए, अभी मेरी बात तो सुनिए, तब तो आपको समझ में आएगा ना कि आप मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। आप थोड़ा धैर्य रख करके सुनने का आदत डालिए, नहीं तो इंटरव्यू में फंसिएगा। वो अभी क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे तब तक इनके जवाब कंप्लीट रहेगा, ठीक है।
तो इस तरह से देखो क्या है। तो हमने क्या कहा, संप्रभुता समिति का गठन किया गया। उसका रिकमेंडेशन क्या था, दो रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके। एक रिकमेंडेशन, तीन रिकमेंडेशन। एक रिकमेंडेशन था कि भाई सारे राज्यों में क्या होना चाहिए, एक एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और सारे जिले में एक एक सेंट्रल कॉलेज होने चाहिए। नहीं समझे, सारे जिलों में एक एक केंद्रीय विद्यालय है। भारत में 900 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का तो इसको करिकुलम सारा एक ही तरह का है, सिलेबस एक ही तरह का है, नियुक्ति टीचर्स की एक ही तरह से होती है भाई, पुस्तक सारा एक ही तरह का है, एक ही टाइम पे सारा एग्जाम होता है। तो ये पूरे देश में एक नेटवर्क की तरह काम करता है, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यही होता है। अब जनजातियों के लिए एक आ गया है वो एकलव्य विद्यालय, ये सब आ गया शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं। तो अब उसी में संप्रभुता कमेटी का रिकमेंडेशन था कि सारे राज्य में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए, एक एक कॉलेज होने चाहिए, सारे जिले में एक एक कॉलेज होना चाहिए, सेंट्रल कॉलेज होना चाहिए, जिसका फंड कहां से जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से जाएगा, सिलेबस एक ही तरह का रहेगा, प्रोफेसर की नियुक्ति एक ही तरह से होगी, कॉमन अपॉइंटमेंट होगा उसका। और तीसरा उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी, टू मेक अ नॉलेजेबल सोसाइटी, हर गांव में क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो दो लागू हो गया। पहला जो आया कि सेंट्रल, अब नीतीश कुमार जी क्या किए, ये बात है 2005-6 की, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि बिहार का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो वो गया में स्थापित किया जाए, ठीक है, क्योंकि गया भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देंगे, नियुक्ति की जाएगी सेंट्रल लेवल पे, तो जो कर्मचारी कम से कम जाएं वहां, जा करके वहां रहें, रह करके वो एंजॉय करें, या पूरे देश से वो शहर क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और गया के साथ अच्छी बात क्या थी, वहां पे एयरपोर्ट भी था, 2 घंटे पे पटना भी था, नंबर 1 हेरिटेज सिटी था भाई, ऐतिहासिक शहर था, और जीटी रोड जो माने बेस्ट ऑफ रोड है उस पे था गया शहर। तो गया बेस्ट सुटेबल प्लेस था, नेशनल फेम में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कपिल सिब्बल थे मुख्य उसमें एचआरडी मिनिस्टर, वो चाहते थे कि गया में। नीतीश कुमार जी जिद पे आ गए। क्या जिद पे आ गए कि भाई नहीं, गया में हमारा नहीं होना चाहिए, कहां होना चाहिए, मोतिहारी में हमारा होना चाहिए, बापू जी के शहर में होना चाहिए, ठीक है। बीच का रास्ता क्या निकला कि बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। कौन कौन सा होगा, एक होगा गया में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, और एक होगा मोतिहारी में नॉर्थ बिहार का नाम जो महात्मा गांधी के, जिसके जो मीडिया के हेड थे, एचओडी थे, अरुण भगत जी, क्या नाम है उनका, भगत जी थे, जो बिहार के अभी बीपीएससी में जिनकी नियुक्ति की गई, एचओडी वहां से हटा करके उनको यहाँ लाया गया था, बीपीएससी में लाया गया था। तो 2 बिहार को क्या हुआ, अब सोच के देखो, कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि नीतीश कुमार जी ने जिद किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पहले 1 विश्वविद्यालय नहीं था वहां पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो कल अगर पीयूष गोयल के सामने जाके आप जिद करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, रविशंकर प्रसाद अगर लॉबिंग करेंगे तो नहीं मिलेगा। इस तरह की फीलिंग ही नहीं है, सबसे बड़ी गड़बड़ी है, ठीक है। अब खैर, तो ये तो बात इस तरह की थी। दूसरी बात, जिला, हर जिले का जो एक, कम से कम 600 जिले हैं राज्य में, देश में 635 जिले हैं, वहां पे एक एक कॉलेज क्या होना चाहिए, केंद्रीय कॉलेज होना चाहिए। तो उससे का फायदा क्या होता, कम से कम जो नहीं होता सेशन लेट हो गया, इस यूनिवर्सिटी का सेशन इस समय, इस यूनिवर्सिटी बिहार में 4-4, 5-5 साल, 3-3 साल, एक बीए का डिग्री पता चला कि 5 साल में मिलता है, अनावश्यक रूप से उसका 2 साल खराब हो गया बच्चे की उम्र का, और आज के जमाने में 2 साल उसकी नौकरी हुई पड़ी है, पता लगे रिजल्ट ही नहीं आया, कितना कितना नुकसान है। तो ऐसे अगर होता तो कम से कम जिले की जो बेस्ट ऑफ प्रतिभा थी वो सेंट्रल कॉलेज में पढ़ लेती। होता भी है हर जिले में एक एक, जैसे गया में जाएंगे तो कोई एक कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है, गया कॉलेज, गया में जाएंगे तो गया कॉलेज गया है, उस तरह से पटना में जाएंगे तो भाई साइंस कॉलेज है, इस हर जगह पे एक एक कॉलेज है। तो उसको अगर इस तरह का दर्जा दे दिया जाता तो उस जिले के जो बेस्ट ऑफ टैलेंट थे वहां पढ़ लेते, और उनका टाइम से 3 साल में हर डिग्री उनको मिल जाता। अब बाकी जो कम पढ़ने वाले थे वो अपना 4 साल 5 साल में स्ट्रगल करते रहते, तो ऐसा हो जाता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब के जो बजटरी प्रोविजन था उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल कॉलेज का दर्जा नहीं दिया। ये जो एक रिकमेंडेशन उनका था वो रुक गया, जिसका निश्चित रूप से शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। बिहार जैसे राज्य में अधिकांश काम क्या करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद ही करना चाहिए, राज्य सरकार के भरोसे ज्यादा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लिखे, विकास किया जा रहा है, ठीक है। 12 योजनाएं शामिल हैं, उसी में लिख लो। इसमें बिहार का गया शहर शामिल है, ठीक है। ये भी बात है, सही बात है। इसका नक्शा चाहते तो नक्शा बना करके भी दी, चाहे तो दिखा सकते हैं, क्लियर है इस तरह का। खैर ठीक है, सर शामिल है। कुछ अन्य शहरों में लिख दीजिए, अमृतसर, मथुरा, अजमेर, वाराणसी इत्यादि। अब लास्ट इसका समापन करिए।
पैरा चेंज कर लिख दीजिए, लिखो इस प्रकार, इन दिस वे टू मेक इंडिया अ न्यू इंडिया, इस प्रकार एक नया भारत बना, नया भारत के लिए शहरी जीवन में सुधार आवश्यक है। टू मेक इंडिया अ न्यू इंडिया, रिफॉर्म इन अर्बन लाइफ इज नेसेसरी, सुधार आवश्यक है, जिससे शहरी जीवन को बेहतर बनाने के साथ थ्रू विच मेकिंग ऑफ अर्बन लाइफ बेटर, क्या लिखे, शहरी जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ ग्रामीण उत्थान को भी बढ़ावा दिया जा सके। रूरल रिजुबिनेशन कैन बी मेड, ग्रामीण जीवन को भी बेहतर बनाया जा सके, और इस प्रकार नए भारत का निर्माण, एंड टू आल्सो टू मेक न्यू इंडिया। बस फुल स्टॉप। अरे नहीं, बिहार जैसे विवेकानंद ने सन 1900 ईस्वी में कहा था कि अगर मुझे 100 समर्पित भारतीय मिल जाएं तो मैं भारत का कायाकल्प कर दूं। तो उसी तरह से बिहार में है। बिहार को इतने लोगों की भी जरूरत नहीं है, 10-12 लोगों की बस केवल जरूरत है। 10-12 लोग बिहार को अगर ठीक से ईमानदार मिल जाएं तो क्या नहीं बदल सकते हैं। पैसा, बिहार की सबसे अच्छी बात है कि बिहार में पैसे की कमी नहीं है। बिहार में कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है, जहां राजस्व अधिशेष की स्थिति है, रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य है। सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता है। रेवेन्यू डेफिसिट को लेकर के 1,17,000 करोड़ रुपया जो बजट में रखा गया है उन राज्यों को देने के लिए जिनका रेवेन्यू डेफिसिट है, उसमें बिहार नहीं है। क्योंकि बिहार में रेवेन्यू डेफिसिट है ही नहीं, बिहार में क्या है, रेवेन्यू सरप्लस है। तो अगर ये जैसे वाजपेयी जी ने मेगा प्रोजेक्ट लिया, बड़ी बड़ी योजनाएं, तो नीतीश कुमार जी भी लेते हैं, जैसे पुल बना देना, रोड बना देना। उसी तरह से क्या करना होगा, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिहार सरकार को अपनी योजना शुरू करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो जो है सो है ही। जैसे गांव में जाएंगे तो गांव में हर घर गली नाली, हर घर नल का जल, हर घर स्वच्छ भारत में शौचालय, ये सब चीजें, आवास योजना, गांव का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो गांव के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ टोला संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो उसी तरह से अब मिशन में क्या लेना होगा, सारे डीएम को जाकर के उठ बैठ कराना पड़ेगा। मैं देखता हूं, जैसे कल ही आपको बता रहे थे, जो टेरर है योगी जी का, जो यूपी में टेरर है, जबरदस्त, एक पैर पे लोग खड़े रहते हैं सारे शासन। तो उस तरह का टेरर होना चाहिए कि भाई तुरंत 1 मिनट में एक्शन। जहां डीएम साहब ने इधर उधर किया, डीएम साहब के ऊपर करवाई, तो पता चला कि वो नीचे पूरा जिला प्रशासन को एकदम बेचैन रखते हैं। पता चला शनिवार को सेकंड सैटरडे है, पूरा जिला खुला हुआ है, पूरा जिला काम कर रहा है। जो टेरर है, जैसे आप देखेंगे जो चेहरा, जो योगी जी का जो चेहरा दिखता है, एकदम से हमेशा उछलते कूदते जो दिखते हैं, बेचैनी में दिखते हैं, वैसा ही बेचैनी नीचे की तरफ रखते हैं वो। बहुत जैसे नहीं होता, नीतीश कुमार जी को जिस तरह से देखिए कि धीर गंभीर और आराम से दिखते हैं, ऐसा उनका शासन भी आराम से दिखता है। जबकि अभी के टाइम पे बिहार को क्या चाहिए, आराम वाला आदमी नहीं चाहिए बिहार में, अर्जेंसी टू बिकम डेवलप्ड स्टेट। माने जैसे कहा जाता है ना कि बिहार विकसित होने की हमें अर्जेंसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, माने विकसित होने की अनिवार्यता। अर्जेंसी भी नहीं, अर्जेंसी का मतलब होता है कि तुरंत डेवलप होना। माने बेचैन मुख्यमंत्री तब तक नहीं सोएंगे जब तक कि बिहार को विकास। अब विकास में ये आता है जैसे शहर का, हर आदमी अपना अपना काम करे ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई एक दिशा में जाएं तो उसी दिशा में काम हो। भाई हर आदमी के लिए तो अलग अलग, भाई शहरी विकास के लिए अलग मंत्रालय विभाग आपका है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में आप ये देखिए ना कि वो ठीक से काम कर रहे हैं। और शहर विकास का सबसे पहला प्राइमरी जो रिक्वायरमेंट है वो है शहर का साफ होना। शहर में ठीक से, शहर में गंदगी ना हो, भाई डेली सुबह सुबह झाड़ू लगे शहर में, ये काम हो जाए। उसके बाद आता है भाई जो सार्वजनिक जगह है उसकी पहचान करके अतिक्रमण नहीं रहे, इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो सारा ना रहे। और उसके बाद आता है वृक्षारोपण और ये सारी चीजें, और ये सब चीजें होने लगेंगी, लोग उसको एंजॉय करने लगेंगे, तो अपने आप ही सिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, माने चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए नहीं होता है अर्जेंसी टू बिकम डेवलप। और ये एक आदमी
ना ना, वो तो बिना मतलब को तो पॉलिटिक्स है, वो उस जो क्राइटेरिया है 13वें भी तय के बाद तो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। उसने जो राज्य का जो दर्जा था, वो दर्जे का 10% सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आता है उसमें 10%, 90% सहायता आता है, 10% कर्ज आता है, स्पेशल स्ट्रेटजीज का होता है। अदरवाइज जाएंगे तो उसमें 70-30 का होता है, 70% कर्ज होता है, 70% सहायता होता है, 30%। तो ये तो इररिलेवेंट चीज है। अब पैसा थोड़ी किसी राज्य के पास कमी है। बिहार की ही बात करें तो वही तो बता रहे हैं कि बिहार में पैसे की थोड़ी कमी है। हमारे सबसे बड़ी बात, पैसे खर्च नहीं होते हैं। मेन बात है कि अर्जेंसी टू टू बिकम डेवलप। और मुख्यमंत्री अगर वो अर्जेंसी में रहते तो सेक्रेटरी सारे ऐसे ही सेक्रेटरी अपॉइंट करिए और उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेकर के डीएम को लेकर के, भाई आपका कोई भी शहर भाई उस तरह से होना चाहिए। तो खैर चलो, तो ये था आपका टॉपिक, मैंने टोटल ये एक लिख दीजिए ग्रामीण विकास, और उसका हम लोग लिख चुके हैं, चूंकि बस हम केवल 2 लाइन लिखवाएंगे यहाँ। ग्रामीण विकास लिख दीजिए, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। भारत गांवों का देश है, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत गांवों का देश है, 68% जनसंख्या गांव में रहती है, 68% पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज। देखो, गांव को स्मार्ट बनाने के लिए, टू मेक विलेजेस स्मार्ट, कौन सा है, श्यामा प्रसाद है कि दीनदयाल उपाध्याय अर्बन स्कीम है? लिखो, स्मार्ट बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अर्बन योजना की शुरुआत की गई है। अब देखो, ये बोली है तो गलत, इसलिए तो भरोसा कैसे भरोसा करें बताओ। हमने सोचा कि हमने लिखवाया हुआ है ग्रामीण विकास। श्यामा प्रसाद के नाम पे है कि दीनदयाल के नाम पे है? श्यामा प्रसाद के नाम पे। दो ही तो है, दोनों में से किसी एक के आधार पे होगा। आधा लोग दीनदयाल बोल दो, आधा लोग श्यामा प्रसाद बोल दो। क्या लिखे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन योजना की शुरुआत की गई है। अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन स्कीम लॉन्च्ड to develop a state, to develop villages, to provide urban features in urban facilities in rural areas with maintaining rural features। अर्थात शहरी सुविधाओं को गांव में पहुंचाने के साथ, शहरी सुविधाओं को गांव में पहुंचाने के साथ ग्रामीण विशेषताओं को बनाए रखना। टू प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज विथ मेंटेनिंग रूरल फीचर्स। क्या लिखें? शहरी सुविधाओं को गांव में पहुंचाने के साथ ग्रामीण विशेषताओं को बनाए रखना। बनाए रखना, ठीक है। जैसे आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, स्वास्थ्य, मॉडर्न एजुकेशन, हेल्थ, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद सड़क परिवहन के बाद सिंचाई सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, दूरसंचार, टेलीकम्युनिकेशन, दक्षता विकास, स्किल डेवलपमेंट, तथा कृषि एवं गैर कृषि क्रियाओं को बढ़ावा, एंड टू इनकरेज एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कृषि एवं गैर कृषि क्रियाओं को बढ़ावा। बस पैराचेंज कर लिख दीजिए। लिखो, इस प्रकार आधारित संरचना विकास, इन दिस वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर्थिक एवं सामाजिक विकास के आधार के साथ साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अ बेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के आधार के साथ साथ
स्वयं में भी आर्थिक क्रिया है कि आधार के साथ साथ इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन इट सेल्फ। क्या लिखें? स्वयं में भी आर्थिक क्रिया है, रोजगार भागीदारी, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन, राजस्व भागीदारी, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, भागीदारी भी इसके माध्यम से होता है। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम इट। बस, तो ये था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिहार का बजट इकोनॉमिक सर्वे 21 तारीख को आएगा, तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो इसको लेकर के बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, तो उसको हम टॉपिक वाइज सब एक जगह करा देंगे, जो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। नया पेज पे चले जाइए, नए पेज पे, चूंकि बिहार के बजट में भी आएगा, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी आएगा, सड़कों के लिए आएगा, सिंचाई के लिए आएगा, ठीक है, उसमें प्रोविजंस कुछ कुछ आएंगे, तो उसको हम लोग करेंगे। फिर नेक्स्ट लिख दीजिए, लास्ट टॉपिक।